तो देखो यूनिट सेकंड शुरू किया था मॉड्यूल थ्योरी का। तो फाइनाइट जनरेटेड मॉड्यूल क्या है इसको देखते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल, फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल। फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल, आर मॉड्यूल। इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन एन आर मॉड्यूल, an R module M is called finite generated R module if M is generated by x1 x2 x1 s2 x3 dash dash x key for some x I belonging M or 1 is less than I is less than or equal to, that is for all small m belonging capital M, x is equal to क्या होगा, m is equal to r1 x1 r2 x2 r3 x3 dash dash r की x की। the element x1 s2 s3 dash dash s की is said to be generator of M, is said to be generator of M। ठीक है ना। तो देखो एन आर मॉड्यूल M is called finite generated R module if, ठीक है, M का जनन या जनक या M किससे जनरेट होता हो, S1 S2 S3 SK से जनरेट होता हो। इसका अर्थ क्या हुआ, M का जनन किससे होता हो, S1 S2 S3 SK से होता है। इसका अर्थ ये हुआ M के हर एक एलिमेंट का जन्म इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। M के हर एक एलिमेंट को लिखा जा सके S1 S2 S3 SK के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म। ठीक है, तब हम कहेंगे कि M जनरेट हो रहा है S1 S2 S3 SK से। इसका अर्थ ये हुआ कि M का कोई एलिमेंट हम क्या ले लें, M ले लिए तो M व्यक्त हो गया इन अवयवों के घात संचय के रूप में। तो इन अवयवों का एक घात संचय निकालने के लिए रिंग R के एलिमेंट लेना पड़ेगा, R1 R2 R3 जितने इसमें एलिमेंट हैं उतने रिंग के एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो उन एलिमेंट का इन एलिमेंट के साथ गुणा करके जोड़े हैं तो क्या है, M का एलिमेंट आ गया। तो M बराबर क्या हो, R1 x1 प्लस R2 s2 प्लस R3 s3 प्लस RK SK, जबकि R1 R2 R3 RK रिंग R के एलिमेंट है, जबकि वेक्टर स्पेस में फील्ड के एलिमेंट हुआ करते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब M के हर एक एलिमेंट को S1 S2 S3 SK के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकेगा, ऐसी कंडीशन में M को कहा जाएगा
फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल, फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल, ठीक है। जब यम के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे x1 x2 x3 xk के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। एक सेट है, मान लेते हुए सेट यस है, यस के एलिमेंट है s1 s2 s3 sk, इनसे जनरेट हो रहा है, इनके घात संचय के रूप में हर एक एलिमेंट को लिखा जा सकता है यम के। ऐसी कंडीशन में यम को कहा जाएगा फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल, फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल, ठीक है। फाइनाइट, जैसे वहां पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था बीएससी थर्ड ईयर में लीनियर अलजेब्रा में। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब कहते थे भी को, VNF को कब कहते थे? जब इसके हर एक अवयवों को VNF के एक सबसेट के अवयवों के घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे मान लो E1 है, E2 है, E3 है, डैश डैश En, ठीक है, ये इसके मेंबर है। यदि VNF का कोई एलिमेंट लिया जाए A1 A2 A3 डैश डैश An, तो इसको लिखा जा सके यस के अवयवों के घात संचय के रूप में, ठीक है। तो यहाँ लिख देते थे क्या, A1 इंटू E1 A2 इंटू E2 डैश डैश An इंटू En। तो यहाँ पे क्या लिख देते थे, जैसे A1 A2 A3 डैश डैश An, यहाँ क्या होगा, A1 लिखोगे, E1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो 1 0 0 डैश डैश 0। A2 लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे 0 1 0 डैश डैश 0। फिर क्या लिखेंगे A3 0 0, फिर तीसरे स्थान पे 1 डैश डैश यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे डैश डैश An इज इक्वल टू लिखेंगे 0 0 0 डैश डैश लास्ट में 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा A1 A2 A3 डैश डैश An, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, A1 आएगा, ये सब तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 0 A2 0 0, ये क्या होगा 0 0 A3 डैश डैश 0 डैश डैश 0 0 0 डैश डैश An, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा A1 A2 A3 An, इसको क्या लिखेंगे, ये अवयव, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट जोड़ोगे तो क्या आएगा A1 भर A1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे ना। तो 0 प्लस A2 प्लस 0 प्लस 0 डैश डैश, ठीक है। फिर क्या आएगा कामा 0 प्लस 0 प्लस A3, फिर क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 डैश डैश An, ऐसे। तो क्या आएगा A1 A2 A3 डैश डैश An, और यहाँ भी क्या आ गया A1 A2 A3 डैश डैश An। तो हम इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए VNF का, तो VNF का एलिमेंट व्यक्त हो गया यस के सदिशों के घात संचय के रूप में, यस के सदिशों के घात संचय के रूप में। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा VNF है, ये यस। अब ये क्या होगा, यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, यस के एलिमेंट मान लेते हैं, क्या ले लें हम A1 और E1 और A2 और E2 और A3 और E3 और डैश डैश हम कर लें An और En बराबर 0 0। जब कर लेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने से आप देख ही चुके हो, ये आता, इसको सॉल्व करने से ये आता देख ही चुके हो। तो यहाँ लिख लेते हैं A1 A2 A3 डैश डैश An, और 0 का मतलब होता है 0 0 0 डैश डैश 0। तुलना करो तो क्या आएगा A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 A3 बराबर 0 डैश डैश An बराबर 0, ठीक है। तो यस के सदिश में, यस में जितने सदिश थे उनके उतने अदिश हम लिए A1 A2 A3 An, और उस सदिश और अदिश के गुणनफल का योगफल 0 किए तो सब अदिशों का मान 0 आ गया। और जब सब अदिशों का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है। यस के सदिश क्या है, रैखिकता स्वतंत्र है। यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और साथ ही हम ये लेकर चले कि VNF का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए A1 A2 A3 डैश डैश An, तो इसको व्यक्त कर दिए यस के सदिशों के घात संचय के रूप में। ऐसी कंडीशन में यस हो गया VNF का बेसिस है। यस क्या हो गया, VNF का बेसिस है। तो जब यहाँ पे बेसिस में एलिमेंट की संख्या गिनी जा सकती है, 1 2 3 डैश डैश n है, किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या जो परिमित है, उसको कहते हैं परिमित विमीय सदिश समष्टि। क्या कहते हैं, परिमित विमीय सदिश समष्टि, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, एक हम इसको मान लेते हैं एक तरह से यस मान लेते हैं। तो यस के मेंबर क्या है, S1 S2 S3 डैश डैश Xk, ठीक है। तो यदि हम यस को कहते हैं बेसिस है किसका, यम का, आर मॉड्यूल यम का, तो यम क्या होगा, फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल कहलाएगा, ठीक है। तो ये बेसिस कहने के लिए क्या करेंगे, बेसिस कहने के लिए क्या जरूरी है, यम के इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यम का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, तो इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट इससे जनरेट होंगे ना, इसीलिए कहा जाता है कि यम इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट, यम इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट, अर्थात यम का हर एक मेंबर इनके सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम यम को क्या बोलेंगे, फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही एलिमेंट, जिस एलिमेंट से जनरेट होगा उसको जनरेटर कहते हैं, उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, जनरेटर। अब कल हम एक बताए थे फ्री मॉड्यूल, फ्री मॉड्यूल के जिसके बेसिस का अस्तित्व हो, यदि किसी मॉड्यूल के बेसिस का अस्तित्व है तो क्या कहलाता है, फ्री मॉड्यूल। और आर की पावर n एक फ्री मॉड्यूल होता है, क्योंकि इसके बेसिस का अस्तित्व होता है। इसके बेसिस का अस्तित्व कौन सा होता है, इसका बेसिस यस बराबर क्या होता है, E1 E2 E3 डैश डैश En, तो ये आर की पावर n का बेसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बेसिस का अस्तित्व है, तो जिस मॉड्यूल के बेसिस का अस्तित्व होता है उसी को कहते हैं फ्री मॉड्यूल, ठीक है ना। कल बताए थे बेसिस की डेफिनेशन, और जिस मॉड्यूल के बेसिस का अस्तित्व होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्री मॉड्यूल, फ्री मॉड्यूल, ठीक है। यस क्या है, इसमें हम दिखा ही चुके, तो आर की पावर n, चाहे आर की पावर n लिखो चाहे Vn लिखो, एक ही बात है, आर की पावर n लिखो, n टपल का कलेक्शन, ये Vn है, Vn टपल का कलेक्शन है, वहां यह फील्ड होता है और यहाँ रिंग होता है, बस अंतर ये है, ठीक है। यहाँ पे जो हम एलिमेंट लेते थे A1 A2 A3 एक घात संचय के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो वहां लेते थे फील्ड के एलिमेंट, और यहाँ लेंगे रिंग के एलिमेंट, क्या लेंगे, रिंग के एलिमेंट, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू E1 E2 E3 En, तो ये बेसिस होगा आर की पावर n का, अब दिखा ही चुके आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर एक Rn का हर एक एलिमेंट लेंगे, Rn का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले दिखा दिए, तो ये क्या है, इन एलिमेंट के घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है। और ये भी दिखा चुके कि यस में जितने एलिमेंट हैं उतने हम रिंग के एलिमेंट लें, और उन एलिमेंट के गुणनफल का योगफल शून्य करें, तो उन सभी एलिमेंट, रिंग के सभी एलिमेंट शून्य हो जाते हैं, और रिंग के जब सभी एलिमेंट शून्य हो जाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसके वेक्टर जब लीनियर इंडिपेंडेंट भी है और यम का हर एक एलिमेंट यानी आर की पावर n का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा भी जा सकता है, तो यहाँ पे बेसिस की दोनों कंडीशन को यस सेटिस्फाई करता है। ऐसी कंडीशन में आर की पावर n का बेसिस यस हो जाएगा, आर की पावर n का जब बेसिस का अस्तित्व हो जाता है, तो जिस वेक्टर जिस मॉड्यूल के बेसिस का अस्तित्व होता है उसको उस मॉड्यूल को कहा जाता है फ्री मॉड्यूल। क्या कहा जाता है, फ्री मॉड्यूल, ठीक है। तो आर की पावर n जो एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके बेसिस का अस्तित्व है, और जिसका बेसिस है यस इज इक्वल टू E1 E2 E3 डैश डैश En, जहाँ E1 का फुल फॉर्म जानते हो 1 0 0 0 डैश डैश 0, E2 का 0 1 डैश डैश 0, E3 का 0 0 0 0 0 तीसरे नंबर में 1, और En में 99 नंबर में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यस है, और ये क्या होता है, आर की पावर n का बेसिस होता है, ठीक है। तो आर की पावर n क्या है, एक मॉड्यूल है और इसके बेसिस का अस्तित्व है, और जब इसके जिस मॉड्यूल के बेसिस का अस्तित्व होता है उस मॉड्यूल को कहा जाता है फ्री मॉड्यूल। क्या कहा जाता है, फ्री मॉड्यूल, ठीक है। तो आपको पता चल गया फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल किसे कहते हैं, जिसके बेसिस का अस्तित्व हो, ठीक है। इसके हर एक एलिमेंट को एक यम के किसी सबसेट के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिख दिया था पूरी डेफिनेशन। आप देखो एक थ्योरम है इस पर आधारित, थ्योरम नहीं क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन या प्रॉब्लम भी बोलते हैं जी, क्वेश्चन कहो या प्रॉब्लम। every finite generated module, finite generated
module is homomorphic image is homomorphic image of finite generated free module r की पावर free module r की पावर n every finite generated module m is homomorphic image of finite generated free module r की पावर n। ठीक है, तो r की पावर n फ्री मॉड्यूल है क्योंकि इसके बेसिस का अस्तित्व है। im क्या है, फाइनाइट जनरेटेड है, इसका मतलब इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी, है ना, और किसी एलिमेंट से जनरेट होते होंगे m के सभी एलिमेंट। अब यहाँ दो सेट हैं, एक है r की पावर n और एक क्या है m। कहता है एवरी फाइनाइट जनरेटेड मॉड्यूल m इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ, द होमोमॉर्फिक इमेज m है इसका r की पावर n का। इसका मतलब ये हुआ कि r की पावर n से m के बीच में एक मैपिंग को डिफाइन करके उसको ऑनटू होमोमॉर्फिज्म दिखा दो। क्या दिखा दो? ऑनटू होमोमॉर्फिज्म दिखा दो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी ये m हो जाएगा होमोमॉर्फिक इमेज r की पावर n, और r की पावर n क्या है, फ्री मॉड्यूल, और ये क्या है, फाइनाइट जनरेटेड r मॉड्यूल। ठीक है, तो इसके बीच मैपिंग डिफाइन करके उसको हम क्या दिखा दें, 1 1 ऑन 2, तो ये क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिक, हाँ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म दिखा दें, है ना, तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m होमोमॉर्फिक इमेज, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म और ऑन 2 दिखाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज, जब होमोमॉर्फिक इमेज। ठीक है, आप m कहलाएगा। m है क्या, फाइनाइट जनरेटेड r मॉड्यूल है, और r की पावर n क्या है, फ्री मॉड्यूल है, फ्री मॉड्यूल, इसके बेसिस का अस्तित्व होगा। ठीक है, ये m के पूरे एलिमेंट किसी सबसेट है, m के किसी सबसेट के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। साथ ही ये भी प्रूव करना है आपको, एंड आल्सो प्रूव दैट prove that r की पावर n अपॉन कर्नल ऑफ f आइसोमॉर्फिक टू m, r की पावर n अपॉन कर्नल ऑफ f, ये क्या होगा, क्वोशिएंट मॉड्यूल हो गया, m के आइसोमॉर्फिक होता है, ये भी दिखाना। तो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म दिखा देंगे तो फंडामेंटल थ्योरम लगाओगे तो आ ही जाएगा, है ना। जब ऑनटू होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है, किसी क्वोशिएंट मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये थ्योरम लग जाएगी। चलो देखो आप, प्रूव करते हैं। देखो इसका सलूशन, ये क्वेश्चन है, लेट कैपिटल M बी ए फाइनाइट जनरेटेड मॉड्यूल and its generator are its generator are x1 x2 x3 dash dash xn, that is capital M is generated by
x1 s2 s3 डैश डैश xn। इसका अर्थ क्या हुआ, m का ईच एलिमेंट, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ m, एलिमेंट ऑफ m इज expressed as linear combination of vector of set x1 x2 s3 dash dash dash। ठीक है, let S is equal to E1 E2 E3 dash dash En the subset of R की पावर n। मान लेते हैं कि लेट E1 E2 E3 dash dash En be the subset of R की पावर n, where E1 बराबर क्या होगा 1 0 0 dash dash 0, E2 बराबर क्या लिखोगे 0 1 0 dash dash 0, E3 बराबर क्या लिखोगे 0 0 1 dash dash 0, और En बराबर क्या लिखोगे 0 0 0 डैश डैश 1, ऐसे ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यस को दावा करते हैं कि वे आर्यन का बेसिस है, ठीक है। देन we have to prove that yes is basis of R की पावर n, yes is basis of R की पावर n। तो for it इसके लिए we have to show that number first vector of S is linear independent, vector of S is linearly independent, और दूसरा क्या दिखाएंगे each element of R की पावर n, each element of R की पावर n is expressed as a linear combination of vectors of S, ठीक है। दो चीजें दिखाना पड़ेगा बेसिस प्रूव करने के लिए, ठीक है। जब बेसिस हो जाएगा यस तब आर की पावर n क्या कहलाएगा फ्री मॉड्यूल। फ्री मॉड्यूल कौन कहलाता है जिसके बेसिस का अस्तित्व हो, जिसके बेसिस का अस्तित्व हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले ये दिखाते हैं कि इसके वेक्टर क्या हैं लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट है तो रिंग के एलिमेंट लेंगे जितने एलिमेंट उसमें हैं, इसमें है यस में जितने एलिमेंट है उतने हम रिंग के एलिमेंट लेंगे और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। अब रिंग के जो एलिमेंट है सब एलिमेंट को मान लीजिए 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। यस के वेक्टर क्या है लीनियर इंडिपेंडेंट। तो क्या लेना होगा यस में जितने एलिमेंट हैं उतने किसके एलिमेंट लेने पड़ेंगे रिंग के, और उन सबका मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल करके
सॉल्व करेंगे तो रिंग के सभी एलिमेंट का मान शून्य के बराबर दिया जाता है, तब हम कहेंगे कि एस के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट। देखते हैं क्या करें। नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, एस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट। दूसरा फर्स्ट वेक्टर ऑफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके लिए क्या करेंगे, लेट R1 R2 R3 डैश डैश Rn बिलोंग इन R सच दैट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R1 E1 R2 E2 R3 E3 डैश डैश Rn और En इक्वल टू। इसी को हम सिग्मा नोटेशन में भी आप लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा I फ्रॉम 1 to n, और क्या लिखते हैं, RI और EI इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। I का मान से शुरू करके n तक लिखना है, तो पहले रखोगे 1 तो R1 E1 ये आ जाएगा, R2 E2 R3 E3 कहाँ तक रखना है, Rn लास्ट वाला n है। इसको सिग्मा नोटेशन लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो R1 यहाँ लिखे रहो, और ये क्या होगा, E1 का मतलब समझते हो, 1 0 0 डैश डैश 0। R2 लिखे रहो, यहाँ पे क्या लिखो, 0 1 0 डैश डैश 0। फिर क्या लिखोगे, R3 0 0 1 और फिर डैश डैश 0। और Rn तो मतलब क्या हुआ, 0 0 0 डैश डैश लास्ट में 1, और इसका मतलब होगा 0 0 0 डैश डैश 0 सब 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका गुणा कर दोगे अंदर तो क्या होगा, R1 सब 0 में 0 रहेगा, डैश डैश 0, ये 0 ये R2 और 0 डैश डैश 0। ये क्या होगा, 0 0 ये R3 डैश डैश 0, 0 0 0 डैश डैश Rn, और ये क्या होगा, 0 0 0 डैश डैश 0। ठीक है, अब ये सबको जोड़ दो सबको, तो क्या होगा, R1 प्लस 0 प्लस डैश डैश 0। ऐसे ये क्या होगा, 0 प्लस R2 प्लस 0 डैश डैश 0 गामा। फिर क्या लिखेंगे, 0 प्लस R3 डैश डैश 0। अभी क्या होगा, 0 प्लस 0 डैश डैश Rn, 0 0 0 डैश डैश 0। इसको क्या लिख सकते हैं आप, R1 बचा, ये R2 बचा, ये R3 बचा, डैश डैश Rn, इधर क्या है, 0 0 0 डैश डैश 0। कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, R1 बराबर 0, R2 बराबर 0, R3 बराबर 0, Rn बराबर डैश डैश Rn बराबर 0। रिंग के जितने एलिमेंट का उपयोग किए थे सब एलिमेंट का मान शून्य हो गया। इसका मतलब क्या होगा, S का वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। It means vector of S is linear independent. It means vector of S is linearly independent. Linearly independent. ठीक है, अब क्या दिखाएंगे, Rn का हर एक एलिमेंट एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम इसका Rn का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, यदि उस एलिमेंट को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब Rn का हर एक एलिमेंट एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा।
ठीक है। तो हम क्या लेंगे अब आर की पावर n का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लेते हैं दूसरा यस। दूसरा क्या दिखाएंगे, आर की पावर n जनरेटेड लीनियर स्पान ऑफ यस। यही ना, आर की पावर n का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम आर की पावर n का क्या लेंगे, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। तो लेट a1 a2 a3 डैश डैश an be any arbitrary एलिमेंट ऑफ आर की पावर n। ठीक है, देन वी सी दैट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1 a2 a3 डैश डैश an को हम ऐसे लिख सकते हैं, a1 इंटू लिख दो 1 0 0 डैश डैश 0 a2। अब क्या लिख सकते हो इसी को आप 0 और 1 0 डैश डैश 0। इसको लिख सकते हैं a3 0 0 1 डैश डैश 0। अब क्या लिख सकते हो आप an 0 0 डैश डैश 1। ऐसे इस टाइप को लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे यही आने वाला है। यहाँ हम देख ही चुके हैं, देखो इसको सॉल्व करने से देखो वही आ रहा था r1 r2 r3 डैश डैश rn। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये a1 ये a2 ये a3 ये डैश डैश an। ये क्या लिख दोगे a1 इसको e1 a2 ये a2 a3 ये a3 डैश डैश an ये en हो गया, an और en। ठीक है, तो e1 e2 e3 en किसके एलिमेंट है, यस के। यस की वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में व्यक्त हो गया ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट। जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट व्यक्त हो गया तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा। it means all element of r की पावर n is expressed as a linear combination of vector of yes, linear combination of vector of yes, that is क्या लिख सकते हैं, r की पावर n इज लीनियर स्पान ऑफ s। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइड s इज बेसिस ऑफ r की पावर n। अब r की पावर n की बेसिस का अस्तित्व है, जिसके बेसिस का अस्तित्व हो जाता है तो r की पावर n क्या हो जाएगा, फ्री मॉड्यूल। इम्प्लाइज r की पावर n इज ए फ्री मॉड्यूल। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, फाइनाइट आर मॉड्यूल जो है, फाइनाइट जनरेटेड आर मॉड्यूल जो होता है आर की पावर n के होमोमॉर्फिक इमेज होता है, ये प्रूव करना है ना। तो आर की पावर n से दो यहाँ पे सेट है, एक है आर की पावर n, एक है m। तो r की पावर n क्या है, फ्री मॉड्यूल है, m क्या है, फाइनाइट जनरेटेड r मॉड्यूल है। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज है r की पावर n। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में एक मैपिंग को डिफाइंड करके उस मैपिंग को क्या दिखा दे, ऑनटू होमोमॉर्फिक। तो ये हो जाएगा मॉड्यूल होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है, इस सेट से इस सेट के बीच में एक मैपिंग को डिफाइंड करके उसको मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म और ऑनटू सिद्ध करना होगा।
तब ये होमोमॉर्फिक इमेज सिद्ध हो पाएगा। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे इससे किसके बीच, r की पावर n से m के बीच। ठीक है ना, डिफाइन ए मैपिंग, डिफाइन ए मैपिंग फाई फ्रॉम r की पावर n टू m सच एज या सच दैट, ऐसे परिभाषित करते हैं कि फाई और सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, r i और e i, क्योंकि r की पावर n के हर एक एलिमेंट क्या होंगे, s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। तो इस पे क्या लिखेंगे, r1 e1 r2 e2 r3 e3 डैश डैश rn en, इसी को सिग्मा के फॉर्म में से लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे r है i है तो r i हो जाएगा, लेकिन यहाँ x i आ जाएगा, क्योंकि इसका जनरेटर, m का जनरेटर क्या, s1 s2 s3 डैश डैश sn। ठीक है, क्योंकि m के सभी एलिमेंट s1 s2 s3 से जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि इसका जनरेटर हम क्या मान के चले शुरुआत में s1 s2 s3 डैश डैश sn, तो m का हर एक एलिमेंट व्यक्त होगा उन एलिमेंट के घात संचय के रूप में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r1 x1 r2 s2 r3 s3 डैश डैश rn sn, इसको सिग्मा के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, या कि सिग्मा नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखोगे, फाई, और यहाँ क्या लिखोगे, r1 e1 r2 e2 r3 e3, और फिर डैश डैश लास्ट में क्या होगा, rn en, ये रिजल्ट क्या आएगा, r1 x1 r2 s2 r3 s3 डैश डैश लास्ट में क्या होगा, rn xn, इस प्रकार से डिफाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला एलिमेंट किसका एलिमेंट है, r की पावर n का, और ये किसका एलिमेंट है, m का। तो r की पावर n का क्यों है, क्योंकि r की पावर n 3 मॉड्यूल है, और बेसिस का क्या है, e1 e2 e3 डैश डैश en, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। तो यहाँ पे r की पावर n का हर एक मेंबर व्यक्त होगा r की पावर n के स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, और m क्या है, फाइनाइट जनरेटेड r मॉड्यूल है। तो ये किसी एक m के किसी एलिमेंट से जनरेट होता होगा, तो उस एलिमेंट का नाम हम क्या रखे हैं, s1 s2 डैश डैश sn। तो इसके सभी एलिमेंट जनरेट होंगे s1 s2 s3 और डैश डैश sn के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो इस मैपिंग को हम डिफाइन करेंगे, क्या है, पहले वेल डिफाइन दिखाएंगे, फिर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, फिर क्या दिखाएंगे, ऑन टू, क्या दिखाएंगे, ऑन। ठीक है, देखते हैं आगे, तब होगा होमोमॉर्फिक इमेज कौन, m क्या है, फाइनाइट जनरेटेड r मॉड्यूल है, और r की पावर n क्या है, 3 मॉड्यूल है। तो फाइनाइट जनरेटेड r मॉड्यूल 3 मॉड्यूल के होमोमॉर्फिक इमेज होता है, होमोमॉर्फिक इमेज होता है। तो क्या लिखेंगे आगे, सिंस ईच एलिमेंट है, देखो सिंस ईच एलिमेंट x बिलोंग इन r की पावर n हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिक रिप्रेजेंटेशन एज सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n r i और e i, therefore phi is well defined, well defined। वेल डिफाइन कैसे दिखाते थे, याद है आपको, एक वेल डिफाइन दिखाते थे, आपको ये बताए थे कि 1 1 का उल्टा भी होता है।
क्या दिखाए थे कि ए बराबर बी लेकर चलो तो फाई ए बराबर फाई बी दिखा दो, फाई बी तब भी हो जाता है वेल डिफाइंड। और जब फाई ए बराबर फाई बी लेकर चलो तो ए बराबर दिखा दो तो ये क्या होता है 1 1, ठीक है ना। तो आर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेट नहीं इतना लिख रहा हूँ जिस किताब में तो ऐसी तरह लिखा है, यही ठीक है। अब देखो फाई इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ये सिद्ध करने जा रहे हैं। नंबर सेकंड, फाई इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो ये दिखाने के लिए लेट एक्स एक एलिमेंट लेते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन, और यहाँ क्या लेते हैं आर आई ई आई। इसी को हम सिग्मा हटाओगे तो क्या होगा R1 E1 R2 E2 R3 E3 और डैश डैश क्या लिख दोगे RN EN। अब बाई इज इक्वल टू क्या ले लिए सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे R1 डैश EI। इसका मतलब R1 RI डैश है यहाँ, है ना। अब यहाँ R1 डैश E1 R2 डैश E2 R3 डैश E3 डैश डैश RN डैश EN ऐसे। तब x प्लस वाई पर हम विचार करते हैं तो क्या होगा सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n RI EI और सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n RI डैश EI। इसी को क्या लिख सकते हैं, दोनों में क्या दिख रहा है REI है, दिख रहा है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n RI माइनस RI डैश, और ये क्या होगा EI, ठीक है। तो s प्लस वाई के स्थान पे ये लिखते हैं। अब s प्लस वाई में फाई लगा के देखते हैं, s प्लस वाई में क्या लगा के देते हैं फाई, तो फाई s प्लस वाई की वैल्यू ये आ चुकी है, यहाँ प्लस होगा ना, तो ये इसमें लगाएंगे सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, और ये होगा RI डैश EI ऐसे। तो फाई की परिभाषा से क्या हो जाता है EI के स्थान पे SI हो जाता है, EI के स्थान पे क्या हो जाता है SI, फाई की परिभाषा से, है ना। तो यहाँ यह फाई हट जाएगा, इसके स्थान पे क्या लिख दोगे SI। तो क्या होगा सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n R1 RI डैश, यहाँ पे क्या होगा EI के स्थान पे SI। बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई की परिभाषा से, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, ये क्या होगा RI SI, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n RI डैश XI। ये क्या है फाई की परिभाषा लगा दो तो फाई x, ये क्या है फाई वाई, फाई x ये फाई वाई। x प्लस वाई में फाई लगाए तो फाई s फाई वाई लगा गया कि नहीं। अब मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए 2 कंडीशन दिखाना पड़ता है, जैसे अभी तो एक कंडीशन दिखाए हैं हम, अब दूसरी कंडीशन भी दिखाने जा रहे हैं। नीचे वाली लाइन नहीं आई तो ऊपर लिखे दे रहे हैं फाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई एक्स और प्लस फाई वाई। पहली कंडीशन आ गई मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की। अब दूसरा क्या लेते हैं, लेट R बिलोंग इन R और x बिलोंग इन किसका एलिमेंट R की पावर है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा
R1 E1 R2 E2 डैश डैश Rn En, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा I फ्रॉम 1 to n RI EI ऐसे। अब देखो R इंटू एक्स में फाई लगा के देखते हैं, R इंटू एक्स में फाई लगा के देखते हैं। तो फाई की लिख लो और R के स्थान पे S के स्थान पे लिखोगे, R का गुना भी हो जाएगा ना। R लिख लो, यहाँ पे S के स्थान पे क्या लिखोगे, R1 E1 R2 E2 डैश डैश Rn En ऐसे। ये फाई रहने दो, ये होगा R1 E1 R2 E2 डैश डैश Rn En ऐसे। ये आ गया। इसी को क्या ले सकते हैं, R सबसे कॉमन ले सकते हो कि नहीं, तो R बाहर फाई, ये R1 E1 R2 E2 डैश डैश Rn En ऐसे। ये किसका मान, x का, तो R ये फाई x, तो R x में फाई लगा के देखे, R बाहर, ठीक है। 10 फाई इज R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, 10 फाई इज R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। अब फाइज आंटू भी दिखाएंगे तब तो होमोमॉर्फिक इमेज होगा। नाउ वी हैव टू शो दैट फाइव इज आंटू, ठीक है। तो आंटू दिखाने के लिए क्या है, यहाँ दो सेट हैं, एक R की पावर n है, एक m, ठीक है। इनके बीच में फाई डिफाइंड। तो आंटू कब होगा, जब m का हर एक मेंबर R की पावर n के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग यदि R की पावर n में कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें फाई लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये होगा कि हमका हर एक एलिमेंट R की पावर n के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। ऐसी कंडीशन में फाई का जो रेंज होगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा। अब फाई का रेंज जब कोडोमेन के इक्वल होगा तो मैपिंग क्या होगी, आंटू। मैपिंग क्या होगी, आंटू। तो हम क्या करेंगे, किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान कर चलेंगे, m का, और उसके करस्पॉन्डिंग यदि उस एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब m के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। जब m के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा तो मैपिंग क्या होगी, आंटू, ठीक है। तो हमको m का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है, तो m का कोई एलिमेंट किस टाइप का है, R1 S1 R2 S2 डैश डैश Rn Sn टाइप का है। जबकि R की पावर n का एलिमेंट किस टाइप का है, R1 E1 R2 E2 डैश डैश Rn En, ठीक है। तो ये हम m का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ये मानते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग R की पावर n में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है, कौन, R1 E1 R2 E2 Rn En इस प्रकार से मिलता है जिसमें हम फाई लगाते हैं तब ये आता है, ठीक है। इसका मतलब जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे उसका प्री इमेज मिल गया। जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, तो मैपिंग क्या होगी, आंटू, ठीक है। तो हम कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, यहाँ डोमेन का काम R की पावर n कर रहा है, कोडोमेन का काम m कर रहा है, तो हम कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने जा रहे हैं, ठीक है। लेट क्या लेंगे, R1 X1 R2 S2 डैश डैश Rn Xn be any arbitrary element of codomain m, then corresponding to this element there exists an
एलिमेंट एन एलिमेंट कौन R1 E1 R2 E2 R3 E3 डैश डैश Rn En in R की पावर n such that phi R1 E1 R2 E2 डैश डैश Rn En इज इक्वल टू क्या आता है R1 x1 R2 x2 डैश डैश Rn x1। ठीक है, इट मीन्स क्या लिखोगे, रेंज ऑफ फाई इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फाई। रेंज ऑफ फाई इज इक्वल टू 10 फाई फ्रॉम R की पावर n to m is onto। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म तो दिखा ही चुके, तो क्या होगा, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ऑनटू मैपिंग हो गई। ठीक है, तो यम क्या होगा, होमोमॉर्फिक इमेज, तो इम्प्लाइज फाई फ्रॉम R की पावर n to m इज R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म onto implies M is homomorphic image of free module R की पावर n। ठीक है, R की पावर n, ये होमोमॉर्फिक इमेज हो गया। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑन R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म we know that क्या होगा, R की पावर होमोमॉर्फिक इमेज m R की पावर n के किसी कोसेन मॉड्यूल कर्नल ऑफ फाई कि क्या होगा, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, R की पावर n के कोसेन मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक होगा कौन, होमोमॉर्फिक इमेज m, होमोमॉर्फिक इमेज R की पावर n के कोसेन मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, यदि हम कर्नल ऑफ फाई को अपनी सुविधा के लिए के मान लें, ये क्या होगा, R की पावर n अपॉन के ऐसे इज इक्वल टू आंसर। ठीक है ना, इसको लिख लो।